इस सेगमेंट में बात करेंगे दो अहम विषयों की। पहली ये कि अप्रैल से नया वित्त वर्ष लागू हो चुका है, तो ऐसे में रियल एस्टेट में क्या कुछ बदला है, होम बायर्स को कौन सी बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है, और दूसरी बात कि दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोई और शहर, देश भर में लाखों इमारतें ऐसी हैं जिनमें ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है और लोग रह रहे हैं। ओसीसीसी हासिल करने की जिम्मेदारी किसकी है और इसके बिना रहने में क्या कुछ नुकसान है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर रुख साफ किया है। समझेंगे पूरी डिटेल। हमारे साथ मौजूद हैं वेंकट राव, फाउंडर इंटीग्राट और लीगल एडवाइजर यूपी रेरा। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये बताइए, 1 अप्रैल से काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। होम बायर्स के लिए और कौन सी बातें हैं ध्यान रखने वाली जो कि रियल एस्टेट में उनके ऊपर असर डाल सकती हैं? देखिए, सबसे मेजर बातें हैं, जब जैसे हमने अभी बजट सेशन में बजट आने के बाद भी हमने काफी डिस्कशंस की हैं। इस साल 1 अप्रैल के आगे चलते 1.5 लाख तक की जो छूट होती थी, जो अपने टैक्स के रिबेट होता था, वो खत्म हो रही है पहली बायर्स को। और दूसरे जो सबसे अहम बात यह है कि 80 के तहत जो हमें बेनिफिट मिलती थी टैक्सेशन में घर खरीदारों को, वो भी टैक्स खत्म होने की संभावना है। 2 लाख तक की जो इंटरेस्ट की छूट, वो एक रेस्ट्रिक्टिव छूट थी जिसकी काफी उम्मीद थी बढ़ेगी, वो नहीं रही है। तो नेचुरली ये एक बदलाव रहेंगे आगे चलते हुए। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे काफी इम्पैक्ट रहेगा इनका। बट ओवरऑल अगर मार्केट देखेंगे, वो इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। अभी भी आपको एक अपॉर्चुनिटी है जो बायआउट के लिए। जो टैक्सेशन में हमें थोड़ी बहुत जो छूट मिली थी, वो खत्म हो रही है। बट मेरा मानना है कि इन स्पाइट ऑफ दैट काफी प्राइसेस मॉडरेट है, इसलिए काफी रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी नजर आएगी। राव साहब, ओसीसीसी पर हमने कई प्रोग्राम किए हैं, होम बायर्स को जागरूक करने की कोशिशें की हैं, लेकिन अब भी देश भर में बड़ी संख्या में ओसीसीसी को लेकर गंभीरता नहीं दिखती है। बिल्डर्स बिना ओसी के पोजीशन दे देते हैं और बाद में होम बायर्स इसका नुकसान झेलते हैं। तो क्यों ओसीसीसी जरूरी है? इसके बिना क्या कुछ नुकसान है? देखिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट दो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं। एक प्रोजेक्ट जो कि कोई भी बिल्डर बनाता है, अगर वो ग्रुप हाउसिंग हो या बिल्टअप हो, उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट उसको लेने की आवश्यकता है। वो इसलिए है कि वो जो बिल्टअप बनाता है, यानी कि जो बिल्डिंग बनाए या कोई फ्लोर्स बनाए हैं, वो ऑक्यूपाई करने से पहले उनको गवर्नमेंट यानी कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो सर्टिफाई करता है कि ये जिन प्लान्स के तहत बनी है, जो प्लान्स अप्रूव हुए हैं, उसी के तहत ये बिल्डिंग फाइनली बिल्डर ने बनाया है या नहीं। ये जिम्मेदारी, इस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को लेने की जिम्मेदारी जो है, वो बिल्कुल प्राइमरली बिल्डर की है। अब अगर मैं कहूं, एक कॉम्प्लेक्स में, एक पूरे प्रोजेक्ट में अगर 10 बिल्डिंग्स है, कहीं कहीं अपने पूरे देश में डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रूवल प्रोसेसेस हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर बात करें, बिल्डिंग वाइज भी आपको कंप्लीशन मिलती है, ऑक्यूपेशन मिलती है। तो बिल्डर बिल्डिंग वाइज ऑक्यूपेशन लेता है और उस पर्टिकुलर बिल्डिंग जिनका ऑक्यूपेशन हो जाता है, उसमें हैबिटेशन के लिए सर्टिफाई हो जाता है। बट ओवरऑल अगर, जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट, अगर मान लीजिए पूरा प्रोजेक्ट अगर 10 टावर्स का है, तो एक इसके अलावा प्रावधान ये है कि पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन लेना आवश्यक है। अब पूरा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में क्या इंक्लूड होता है, वो कैसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से डिफरेंट है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है, वो सिर्फ उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग की बात, हम जिस टावर की बात कर रहे हैं, उसकी बात करता है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बाद आता है कंप्लीशन पूरा प्रोजेक्ट का, जिसमें अपार्ट फ्रॉम सिर्फ ये 10 टावर ही नहीं, अगर कोई और ऑब्लिगेशंस है उसके, इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कुछ यूनिट्स देने हो, या किसी और फैसिलिटीज और एमिनिटीज पूरे कंप्लीट होने हो, वो सारे मिनिमम इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, यानी कि सीवेज हो गया, टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सब स्टेशन अगर बिल्ड करने हैं उनको, वो कंप्लीट हुआ। इन सब के होने के बाद पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन मिलता है। ये डिफरेंशिएशन है एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट में। अब बात आती है, अगर कहीं बिल्टअप है ही नहीं, यानी कि सिर्फ प्लॉटेड कॉलोनी है, तो वहां उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट या पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के तौर पे मिलता है। वहां जरूरी नहीं है कि उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी लेना हो, क्योंकि वहां कोई बिल्टअप नहीं रहता, बट कंप्लीशन लेना पड़ता है। कंप्लीशन रिलेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन, जिसके तहत उसने
वो पर्टिकुलर लाइसेंस या अप्रूवल लिया है। अगर मैं स्ट्रिक्टली कहूं, अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग ऐसी बनी है जिसमें एक टावर ही सैंक्शन नहीं है या एक फ्लोर ही सैंक्शन नहीं है, आपने खरीद लिया, आपको पता नहीं है, आपको ऑक्यूपेशन के बगैर आप चले गए, बाद में पता चला वो यूनिट ही नहीं, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर ही बना दिया गया है, तो वो बिल्डिंग प्लान से कंप्लीटली वेरिएंस में है और आपका सब्सिक्वेंटली एक्शन लिया जा सकता है कि वो बिल्डिंग का उस पोर्शन को तोड़ा जाए या उस पोर्शन पे किसी भी तरीके का एक्शन लिया जाए। इन सब पे आप भी भागीदार और जिम्मेदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप वैसे देखेंगे, आप सर्टिफाइड जब तक वो बिल्डिंग नहीं होती, मैं अनसेफ बिल्डिंग में या अनसर्टिफाइड बिल्डिंग में कैसे मूव कर जाऊं। दो महाराष्ट्र में हमने कहीं कुछ जगहों पे देखा ये भी है कि अगर आप ले लेते हैं तो वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने की जिम्मेदारी होम बायर पे आ जाती है, वो ले ले, बट प्राइमरीली वो उस सिचुएशन में पॉसिबल है जब एक कंसर्न के थ्रू जाके वो साथ साथ दिया है। बिल्डर एब्सॉल्व नहीं हो सकता है कि मैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लूं। राव साहब, कई जगह बिल्डर होम बायर्स या सोसाइटी पर ओसी और सीसी की जिम्मेदारियां मढ़ने की कोशिशें करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून क्या कहता है ओसी सीसी को लेकर? देखिए, कई रेरा तो खैर वेरी क्लियरली, अब रेरा आने के बाद इवन मोम्फा जो महाराष्ट्र में रहा है उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सीसी और ओसी लेने की बिल्डर की है और बिल्डर ही उसको कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन लेके देगा बायर्स को, उसके बाद ही वो इनफैक्ट ऑफर ऑफ पोसेशन भी देगा। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कई बार, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने तो कई बार ये रिटरेट किया है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने की जिम्मेदारी जो है वो बिल्डर की है। और इनफैक्ट कंज्यूमर मैटर में अभी ऑफ लेट बहुत रिसेंटली एक स्मृति की जजमेंट आई है, महाराष्ट्र की है, जिसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट अभी जनवरी में आई है। वो आप देखेंगे कि उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डर ने लेना था, वो ले नहीं पाया या नहीं लिया है कई सालों तक। 96-97 का मैटर है ये, कई सालों तक नहीं लिया है। आज उन्होंने कंज्यूमर फोरम में डाला था, एनसीडीआरसी ने उस मैटर को रिजेक्ट किया गया था कि ये क्योंकि लिमिटेशन के बियॉन्ड है, कई साल हो चुके हैं, लोग वहां ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं। लेकिन जो एसोसिएशन है वो गया एनसीडीआरसी पे, कहा कि भाई हमको इस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ना लेने की वजह से हमें काफी हायर टैक्सेस पे करने पड़े और हमें हायर चार्जेस देने पड़े वाटर इत्यादि का, इसलिए जो है हमें इसमें कॉम्पेंसेट किया जाए। जो एनसीडीआरसी हैड सम अदर व्यू, और बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके उस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी बिल्डर की है। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेता और नहीं देता, वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है और एक कंटिन्यूअस डेफिशिएंसी है, यानी कि आज तक भले ही वो 10 साल हुआ हो, 12 साल हुआ हो, आज तक भी वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कंटिन्यू हो रही है। इसलिए उन एसोसिएशन और उन मेंबर्स को बिल्कुल हक है कि वो किसी भी तरीके का नुकसान सहा हो, चाहे चार्जेस हो, कोई टैक्सेस उन पे इम्पोज हो एडिशनली बियॉन्ड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के डेफिशिएंसी की वजह से, उनका पूरा भुगतान करने का जिम्मेदारी बिल्डर पे है। बिल्कुल, ये अहम बात कही आपने कि 1 अप्रैल से जो बदलाव हुए हैं उन पर होम बायर्स को किस तरह से ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर ग्राहकों को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। यदि आप भी अपनी इमारत में इन जरूरी मंजूरियों के बिना रह रहे हैं तो बिल्डर से ओसीसीसी के लिए बात करें ताकि तमाम कानूनी पचड़ों में फंसने से बच सके।